नमस्कार दोस्तों। 1 फरवरी 2025 को माननीय वित्त मंत्री जी ने संसद में बजट को पेश कर दिया है। अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट के अंदर क्या कुछ चेंजेस हुआ है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को लेके आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उसकी वर्किंग को समझने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस को लेके। एक ही वीडियो में आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर आप अकाउंटेंट हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मत करना, क्योंकि बजट के अंदर अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटेंट की निगाह से क्या क्या कुछ चेंजेस आए हैं वो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भैया जो बजट जो पेश करा है 1 फरवरी 2025 को, वो कौन से फाइनेंशियल के लिए एप्लीकेबल होगा? तो वो एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के लिए। तो 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री जी ने जो बजट को पेश किया है वो एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। अब बात करेंगे कि भैया क्या कुछ चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले जो चेंजेस नहीं आया है उसकी बात करते हैं। तो जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ओल्ड रिजीम जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। क्यों नहीं आया? ऑब्वियस सी बात है कि भैया न्यू टैक्स रिजीम को 3-4 साल हो गए, उसको अडॉप्ट करो। ओल्ड टैक्स रिजीम को आप त्यागो, उसको छोड़ो। तो उसमें कोई भी चेंज, उसके स्लैब रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। जो 12 लाख रुपए तक की जो छूट की बात हो रही है वो किस में हो रही है? न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ऐसी कोई भी छूट आपको नहीं मिलने वाली है, उसके स्लैब रेट में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो बजट 2025 के अंदर बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है मिडिल क्लास लोगों के लिए कि भैया 12 लाख रुपए तक की इनकम तक अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट है फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 25-26 उसमें कुछ बदलाव करे हैं, कुछ बदलाव नहीं बड़े बदलाव करे हैं। तो ये आपके सामने न्यू टैक्स जो है वो स्लैब रेट आपके सामने आ चुका है, जिसके अंतर्गत अब 4 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए अगर इनकम है तो 5% टैक्स है, और 8 से 12 लाख रुपए इनकम है तो 10% है, और आगे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो सर हम यहाँ पे अगर मोटा माटी समझे तो 8 से 12 लाख रुपए तक के ऊपर तो भैया 10% टैक्स है। तो भैया जो जीरो टैक्स की बात है वो कैसे हो रही है? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि बेसिकली टैक्स स्लैब रेट जो है वो वर्किंग कैसे करती है, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को कुछ बिगिनर अकाउंटेंट भी देख रहे हो जिनको भी अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो 1-2 मिनट के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक एक्सेल की फाइल ओपन कर लेता हूं जहां पे मैंने लिखा कि भैया 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, मतलब जीरो टैक्स है। फर्दर हमारा टैक्स रेट क्या बोलता है कि 4 से 8 लाख रुपए के ऊपर 5% टैक्स है। तो कहीं ये मत समझ लेना, बेसिकली जो बिगनर है कहीं ये मत समझ लेना कि मेरे को टोटल 8 लाख रुपए के ऊपर 5% देना है, जो कि 40,000 रुपए बन जाएगा। 8 लाख का अगर हम 5% निकाले तो 40,000 बनेगा, ऐसा नहीं है। स्लैब रेट जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपकी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अगर 4 से 8 लाख रुपए की इनकम है तो मतलब हमारे फर्दर 4 लाख रुपए हमारी इनकम में बढ़ गए, और इसका मुझे कितना टैक्स देना है? 5% टैक्स देना है। तो मतलब 20,000 रुपए। मतलब जब मेरी टोटल इनकम 8 लाख होगी तो मुझे टैक्स कितना देना है? 20,000 रुपए टैक्स देना है। जब मेरी टोटल इनकम 8 लाख होगी तो मुझे टैक्स कितना देना है? 20,000। कहीं आप ये मत समझ लेना कि 8 लाख का 5% मतलब 40,000 देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो 8 से 12 लाख रुपए के बीच में डिफरेंस कितना है? फर्दर 4 लाख रुपीज का टैक्स स्लैब रेट क्या लगेगा? 10%। मतलब अगर आपकी इनकम 8 लाख 1 रुपए हो गई और 9 लाख है, 10 लाख है, 11 लाख है, 12 लाख है, जितनी भी आगे बढ़ेगी उसके ऊपर कितना रेट लगेगा? 10%। मान लो मेरी इनकम 12 लाख है तो फर्दर मेरे 4 लाख रुपए और बढ़ गए, ठीक है। तो 4 लाख के ऊपर 10% टैक्स, मतलब टैक्स कितना हो गया? 60,000 रुपए। कितना टैक्स हो गया? 60 है, और मेरी इनकम कितनी हो गई? 12 लाख रुपए। तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 12 लाख रुपए। अब मेरी अगली इनकम क्या है? 12 से 16 लाख, तो 15%। मान लो मेरी इनकम 13 लाख रुपए है, तो 12 लाख रुपए से कितने 13 लाख रुपए का डिफरेंस कितना है? फर्दर 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए के ऊपर मुझे कितना टैक्स देना है? 15% टैक्स देना है। तो टोटल मुझे टैक्स कितना देना है? 75,000 रुपए। कितने के ऊपर? 13 लाख रुपए के ऊपर। तो अब यहाँ पे कहानी आप थोड़ा सा समझो। अगर आपकी इनकम है 12 लाख रुपए तो आपका टैक्स बनना है 60,000 रुपए, जो कि गवर्नमेंट एक छूट के माध्यम से, एक रिबेट के माध्यम से, जिसका सेक्शन है सेक्शन 87A, उसके माध्यम से आपको 60,000 रुपए की छूट प्रोवाइड करा देगी। उसमें भी एक कंडीशन है कि इस 12 लाख की इनकम के ऊपर आपकी कोई भी कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए, मतलब म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी को बेच के कोई भी आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है। मतलब स्पेशल टैक्स रेट की जो इनकम है वो इसमें काउंट नहीं होगी।
तो 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो 60,000 रुपए जो टैक्स आपका बन रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको रिबेट दे देगी अंडर सेक्शन 87A। इसमें आपको क्या मिल जाएगी साहब, इसमें आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। पर अगर आपकी इनकम 12 लाख 1 रुपए हो गई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा पूरा का पूरा शुरुआत से। मान लो मेरी इनकम 12 लाख 1 रुपए हो जाए तो मेरी 1 रुपए इनकम बढ़ गई, 1 रुपए के ऊपर 15% 15 पैसे, तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा सर, 60,000 रुपए 15 पैसे। इसके अलावा एजुकेशन सेस वगैरह और लगेंगे तो करीब 65-70,000 जो भी टैक्स बन जाएगा। मतलब 12 लाख इनकम है तो टैक्स जीरो है, वैसे टैक्स आपका बन रहा है 60,000 रुपए, पर 87A के अंदर आपको छूट मिल जाएगी। और ये छूट अभी नहीं मिलेगी, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल है, मतलब 26-27 में रिटर्न फाइल करोगे तब की बात है, बात अभी की नहीं है। अभी जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 24-25 चल रहा है, इसमें जो आपका टैक्स रेट है वो आपका पुराना ही चलेगा, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उसके अंतर्गत केवल आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम जो है उसके ऊपर आपकी जो है टैक्स नहीं बनता है, 25,000 रुपए की आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A। तो जो 25,000 रुपए की रिबेट आपको जो मिलती है अंडर सेक्शन 87A वो 60,000 रुपए की कर दी है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वर्किंग भी समझ में आ रही होगी। ये मैंने वर्किंग इसलिए समझाई है कि आप ये ना समझे कि भैया मेरी इनकम अगर 12 लाख हो गई तो सीधा 10%, नहीं, सीधा 10% तो 1,20,000 हो गया, 1,20,000 टैक्स नहीं पे करना है। स्टेप बाय स्टेप आपकी इनकम काउंट होगी, स्टेप बाय स्टेप आपके जो है वो टैक्स के परसेंटेज आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। यहां जो समझने वाली बात है, 12 लाख रुपए तक 60,000 रुपए टैक्स, छूट मिलके जीरो टैक्स, और 12 लाख 1 रुपए हो गया तो टैक्स आपका 60,000 रुपए आपको पूरा देना पड़ेगा। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको 75,000 रुपीज का जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको जो है वो और मिल जाता है। तो इस तरीके से आपकी 12,75,000 रुपए तक की आपकी इनकम जो है वो न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर आपकी निल हो जाती है, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यहाँ पे आप ये मत सोचना कि कुछ डिडक्शन में LIC के या कोई मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखे उसका मिलेगा। न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर आपको कोई भी जो है वो डिडक्शन अलाउ नहीं होते हैं। आई होप ये क्लैरिटी आपको बन गई होगी स्लैब रेट को लेकर और इसकी वर्किंग को लेकर। मेरे हिसाब से आपको पूरी क्लैरिटी यहाँ पे जो है वो बन गई होगी। चलिए, तो ये टैक्स स्लैब रेट जो है बहुत ही बेहतरीन मिडिल क्लास को सोचते हुए टैक्स स्लैब रेट लाए हैं, जिसका काफी समय से इंतजार था, क्योंकि अभी तक क्या था कि 10 लाख के ऊपर वाला जो स्लैब रेट था वो 30% लग जाता था। अब जो 30% वाला स्लैब रेट है वो जस्ट 2.5 गुना हो गया है, मतलब 24 लाख रुपए के ऊपर जो आपका वो 30% टैक्स लगेगा। पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर वो 10 लाख पे लग जाता है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो 15 लाख के ऊपर आपका जो 30% का टैक्स रेट लग जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो आपका न्यू टैक्स रिजीम है वो कुछ इस तरीके से है, जो कि आपको 24-25 पे एप्लीकेबल होगा। अभी आपको 24-25 के लिए इसी को फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंगली आपका टैक्स बनेगा, जहां पे कि आपको 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम जो है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना होता है, उसके बाद आपको टैक्स को पे करना होता है। यहाँ पे ध्यान केवल इतना रखना है कि 87A की जो आपको छूट जो मिलती है, जो रिबेट मिलती है, ये स्पेशल टैक्स रेट वाले स्पेशल टैक्स में जो आपकी इनकम आती है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एग्जांपल भी दिया है कि कैसे हमारा न्यू टैक्स स्लैब रेट जो है वो टैक्स पेयर को बेनिफिट पहुंचा रहा है। तो क्विकली इसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि देखो, मान लो अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो अभी आपका टैक्स बनता है 30,000 रुपए। अगर हम करंट स्लैब की बात करेंगे तो उसका टैक्स बनता है 30,000 रुपए। मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे 0 से 3 लाख रुपए तक निल है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको भी फटाफट एक बार देख लेते हैं। 0 से 3 लाख रुपए तक निल, जीरो टैक्स है, ठीक है। 3 से 7 लाख के ऊपर 4 लाख का अंतर है, ठीक है। तो 4 लाख के ऊपर 5% मतलब 20,000 रुपए, और आपका 1 लाख रुपए और 7 लाख रुपए इनकम होगी ना आपकी, तो टोटल इनकम होगी आपकी 7 लाख रुपए, ठीक है। सॉरी, 7 लाख रुपए आपकी इनकम होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका टैक्स ये इतना बन रहा है। और अगर मान लो आपकी इनकम 8 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट कितना बता रही है, 30,000 रुपए टैक्स आपका है, क्योंकि जब आपकी इनकम 1 लाख रुपए बढ़ जाएगी तो आपका 10% टैक्स आपको उसके ऊपर और पे करना पड़ेगा। तो टोटल टैक्स आपका हो गया 30,000 रुपए, टोटल इनकम आपकी हो गई 8 लाख रुपए। गवर्नमेंट यहाँ पे कंपेरिजन आपको करके दे रही है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एज पर न्यू टैक्स रिजाइम आपकी अगर इनकम 8 लाख है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 30,000 रुपए। कितना देना पड़ेगा, 30,000 रुपए। और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 20,000 रुपए, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको क्या बता रही है, गवर्नमेंट जो बता रही है वो देखो, ये यहाँ पे तो गवर्नमेंट आपको बता रही है प्रेजेंट स्लैब रेट के हिसाब से 30,000 रुपए, प्रपोज्ड के हिसाब से 20,000 रुपए, तो आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो 10,000 रुपए का हो रहा है। और रिबेट बेनिफिट जो है अप टू ₹12 लाख, जो मैं रिबेट की आपको जो छूट की बात कर रहा हूं अंडर सेक्शन 87A, अंडर सेक्शन 87A, तो यहाँ पे बता रहे रिबेट बेनिफिट जो है वो अप टू ₹12 लाख रुपए की इनकम तक आपको मिलेगा। तो कितने का, 20,000 रुपए का। तो टोटल बेनिफिट कितना हो गया, 30,000 रुपए का। तो टैक्स आफ्टर रिबेट बेनिफिट जीरो टैक्स। इसी तरीके से 9 लाख रुपए के ऊपर
पहले 40,000 टैक्स बनना था, अब 30,000 बनेगा, 10,000 का बेनिफिट, ये रिबेट का बेनिफिट 30,000 का, टोटल बेनिफिट 40,000 रुपए का। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो 50 का पहले टैक्स बनना था, अब 40 का, 10,000 का ये बेनिफिट, 40 का रिबेट का बेनिफिट, टोटल 50 का। अब हम 12 लाख की बात कर लेते हैं जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। तो 12 लाख रुपए के ऊपर एज पर जो प्रेजेंट टैक्स लायबिलिटी है फॉर दी फाइनेंशियल 24-25 80,000 रुपए टैक्स बनता, प्रपोज के हिसाब से 60,000 रुपए बनेगा, जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। 20,000 रुपए का आपको बेनिफिट हो रहा है, 60,000 रुपए रिबेट का बेनिफिट, टोटल बेनिफिट 80,000 रुपए, टैक्स बनेगा 0 रुपए। पर ध्यान रखिए 12 लाख 1 रुपया हो गया तो आपको टैक्स 60,000 रुपए प्लस जो भी एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह है वो सब कुछ लगने वाला है। यहाँ आप देखोगे ना 12 लाख रुपए के बाद आपको जो रिबेट है उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो मुझे नहीं लगता, बहुत ही आसान सी भाषा के अंदर मैंने आपको बता दिया, कोई आप बिगिनर भी होगा तो भी इसको समझ जाएगा कि टैक्स स्लैब किस तरीके से काम करते हैं। अगर ये चीज आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए, तो रिबेट जो है वो अंडर सेक्शन 87A के अंदर जो है वो बढ़ा दी गई है। सैलरीड के लिए 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है और अदर देन सैलरीड के लिए 12 लाख रुपीज तक कोई भी टैक्स नहीं है। 75,000 रुपए का 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरीड पर्सन को। पहले 50 का था पर 24 फाइनेंशियल 24-25 के लिए ये 75,000 रुपए है, ठीक है। ये आने वाले के लिए नहीं है, ये अभी है ऑलरेडी 75,000 रुपीज का, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो एक और अपडेट आया है वो आया है ITR U को लेके कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। पहले ये 2 साल तक कर सकते थे, अब आप 4 साल तक जो है अपनी कोई आपकी पिछली रिटर्न रहेगी तो आप उसको फाइल कर सकते हो। पर ध्यान रखिए फ्री में फाइल कुछ नहीं होगा, एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। 12 महीने का अगर आप लेट फाइल करो तो 25,000 रुपए एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपको टैक्स के साथ जो है एडिशनल टैक्स के साथ इसका रिटर्न को फाइल कर सकते हो आप ITR U को। अब बात करेंगे सर TDS एंड TCS के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे जो TDS की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कि भाई इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद आपको TDS काटना है, सर्टेन एक लिमिट है उसको क्रॉस करने के बाद आपको TDS काटना है, तो उस लिमिट को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है जिससे कि TDS की जो एप्लीकेबिलिटी है वो सभी के ऊपर नहीं हो। तो 194A जिसके अंतर्गत कि आपका कोई भी ब्याज जो आपको मिलता है, चाहे वो FD है, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट है, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन है, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अभी प्रेजेंट में जो लिमिट है वो 50,000 रुपीज की है फॉर सीनियर सिटीजन एंड 40,000 इन केस ऑफ अदर। कब? जब आपको ब्याज जो भी आपको इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो कौन पे कर रहा है? बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस, तब ये लिमिट है। अदरवाइज वो लिमिट कितनी है? 5,000 रुपए की। जैसे कि आप अनसिक्योर्ड लोन, मान लो आपने मुझसे लोन लिया और आप मेरे को ब्याज दे रहे हो तो आपको 10% TDS काटना है। अगर आप मुझे 5,000 रुपए से ज्यादा ब्याज देते हो पूरे साल के अंदर तो आपको 10% TDS मेरे को काटना है। 50,000 और 40,000 वाली जो बात है उस कंडीशन में अगर पेयर बैंक है तो है वो, ठीक है। अब इस प्रपोज रेट जो है, प्रपोज रेट का मतलब जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि बजट आने के बाद ये प्रपोज होता है बजट, और उसके बाद जब सर्कुलर नोटिफिकेशन आते हैं तो इसको जो है एप्लीकेबल कर दिया जाता है। तो प्रपोज रेट क्या है? जो 50,000 की जो लिमिट थी वो जस्ट डबल कर दिया फॉर सीनियर सिटीजन, वो कितनी कर दी है? वो 1 लाख रुपए कर दिए, ठीक है। और जो 40,000 रुपीज थी इन अदर केस उसको 50,000 कर दिया। पर ये कब? जब पेयर कौन है? पेयर है आपका बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस। तब अगर वो आपको ब्याज देते हैं 1 लाख से ज्यादा की तभी वो आपका TDS काटेंगे, जो कि अभी 50,000 थी सीनियर सिटीजन वाले केस में, 40,000 थी आपकी अदर केस के अंदर। और जो आपकी अनसिक्योर्ड लोन या पेयर कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, तो उस कंडीशन में जो 5,000 थी उसकी लिमिट को भी डबल कर दिया, वो 10,000 रुपए कर दिया, जो कि कोई बहुत ज्यादा लिमिट नहीं है, आराम से आपको TDS काटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे जो बेनिफिट मिल रहा है वो सीनियर सिटीजन को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अदर केस में तो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 40,000 की जगह 50,000 है और 5 की जगह 10,000 है, ठीक है। तो कोई भी आप लोन लोगे तो 10,000 रुपए सालाना ब्याज तो आप दे ही दोगे, ठीक है। तो TDS यहाँ पे 194A सेक्शन के अंदर जो है इस लिमिट को थोड़ा सा इंक्रीज करा गया है। दूसरा जो TDS जो है वो कमीशन को लेकर, चाहे वो इंश्योरेंस कमीशन है, चाहे वो ब्रोकरेज एंड कमीशन है 194H की या 194D की। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट लिमिट है वो 15,000 रुपए साल की लिमिट है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और साल की लिमिट कर दी गई है 20,000 रुपए। मतलब 194H या 194D के अंदर अगर आप TDS काटते थे तो आप 15,000 रुपए की कमीशन जब क्रॉस होती थी तो TDS काटते थे, अब उसको बढ़ा के 20,000 रुपए कर दिया गया है। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात एक और है कि 1 अप्रैल 2025 से जो है इसका रेट जो है 194D के अंदर, जिससे कि एक अकाउंटेंट का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंट का लेना देना जो होता है वो अधिकतर केस के अंदर 194H होता है। 194D के अंदर आपका कम ही होगा बट बहुत ना के बराबर होगा, जनरल अकाउंटेंट का नहीं होता, ठीक है। तो 194D के अंदर 1 अप्रैल 2025 से जो रेट है वो 5 की जगह कितना कर दिया गया है? वो 2% कर दिया गया, ठीक है। ये पहले बजट में, जुलाई में जो बजट आया था उसमें ऑलरेडी इस चीज को प्रपोज किया गया था, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। एक और जो मेजर चेंजेस आया है थ्रेशोल्ड लिमिट को लेके वो आया है 194I रेंट के अंदर।
जो कि लिमिट जिसकी 2,40,000 रुपए ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर है। अगर आप एक साल के अंदर 2,40,000 से ज्यादा किसी को रेंट पे करते हो तो आपको टीडीएस काटना है। अब इसको बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दिया, 6 लाख रुपीज, मतलब 50,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। जो पहले 20,000 रुपीज पर मंथ था, अब उसको बढ़ा के 50,000 रुपए पर मंथ का कर दिया गया है, मतलब 6 लाख रुपए ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर अगर आप किसी को रेंट देते हो, उससे ज्यादा देते हो तो आपको टीडीएस काटना है। अप टू ₹6 लाख तक आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटना है। तो 194I के अंदर ये एक मेजर चेंजेस आया जो कि आपके अकाउंटेंट की वर्किंग को काफी इंपैक्ट करेगा। यहाँ पे टीडीएस का बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। 194J जो कि आप सीए वगैरह को या प्रोफेशनल को फीस देते हो, उसके अंदर भी चेंजेस आया है। अभी ये लिमिट 30,000 की है और अभी ये बढ़ा के 50 कर दिया। ये भी एक अकाउंटेंट को काफी इंपैक्ट करेगी क्योंकि सीए के बिल 25-30,000 रुपए के कई बार रह जाते हैं। तो अगर वो 25-30,000 रुपए तक के हैं तो अब आपको टीडीएस नहीं काटना है। 50,000 की लिमिट को जब वो क्रॉस करेगा तभी आपको टीडीएस काटना है। ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी 1 अप्रैल 2025 से। अभी के लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, 24-25 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 25-26 के लिए एप्लीकेबल है। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो कि बिल्कुल निहायती लुल्ल सेक्शन था क्योंकि ऑलरेडी टीडीएस 194Q था, तो उन्होंने बोला कि यार ये बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा है 2063(1H), तो उसको हटा दो। जिसके अंदर की सेलर का टर्नओवर अगर 10 CR से ज्यादा होता है और 50 लाख रुपए से ज्यादा की अगर किसी पर्टिकुलर बायर को सेल करता है तो उसको टीसीएस को कलेक्ट करना होता था और ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहता था कि टीडीएस काटे कि टीसीएस कलेक्ट करे। तो गवर्नमेंट ने इसका टंटा ही काट दिया, मतलब इसका काम ही खत्म कर दिया। 1 अप्रैल 2025 से जो है वो 2063(1H) को जो है वो हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अब 2063(1H) नहीं रहा 1 अप्रैल 2025 से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जितने भी अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो मैं इस वीडियो के अंदर लेके आऊँ। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। एक नया सेक्शन हो रहा है जिसकी बात कल नहीं हुई है, पहले बजट में बात हुई थी, 194T जो कि पार्टनरशिप के लिए, और ये अकाउंटेंट की वर्किंग को बहुत इंपैक्ट करेगा। 20,000 से ज्यादा अगर आप पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को अगर पेमेंट करती है तो वहां पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। 10% का टीडीएस काटना है। ये 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये थे आपके चेंजेस टीडीएस के और इनकम टैक्स के। आई होप इनकम टैक्स की वर्किंग आपको समझ आई होगी। टीडीएस के जो इंपोर्टेंट जो सेक्शन है, सेक्शन और भी है जिनमें चेंजेस आए हैं, पर जो मेरे को लगता है कि कॉमन सेक्शन जिसके ऊपर आपकी वर्किंग ज्यादा रहती है मैं वही लेके आया हूँ। जीएसटी की बात करें तो कोई ऐसा मेजर चेंजेस तो नहीं आया, पर कुछ एक इंपोर्टेंट चेंजेस हैं जो कि मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपोर्टेंट चेंजेस है वो आईटीसी रिवर्सल ऑन क्रेडिट नोट। जनरली क्या होता था कि सप्लायर जो है हमको क्रेडिट नोट देता था, वो अपनी लायबिलिटी को कम करता था और कई बार जो बायर है वो अपनी आईटीसी को रिवर्स नहीं करता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया कि अगर सप्लायर ने अपनी लायबिलिटी कम कर दी तो आपको अपनी आईटीसी का रिवर्सल करना ही करना है। तो क्रेडिट नोट के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आईएमएस के अंदर 2A 2B के अंदर अगर आपका क्रेडिट नोट आ रहा है तो आप अपनी आईटीसी का रिवर्सल जरूर करें। ऐसा नहीं है कि उसने लायबिलिटी कम कर दी आपने आईटीसी का रिवर्सल नहीं किया, तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नुकसान गवर्नमेंट को कबूल नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको आईटीसी का रिवर्सल करना है। अगर आपके अपने सप्लायर ने जो है अपनी लायबिलिटी को कम कर दिया है तो आपको भी अपनी आईटीसी का रिवर्सल करना है। डबल जो है वो मार गवर्नमेंट नहीं सहन करेगी कि भाई उसने लायबिलिटी कम कर दी तुम अपनी आईटीसी का रिवर्सल कर ही रहे, तो ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपको। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आईएमएस आने के बाद मैं अपने चैनल पे कहता रहा हूं कि भैया अब 2B की औकात नहीं रही है, तो अब ये लिखित में गवर्नमेंट ने दे दिया है। क्या दे दिया लिखित में गवर्नमेंट ने? जीएसटीआर 2B में नो लॉन्गर बी एंटरली सिस्टम जनरेटेड। तो भैया अब इन्होंने बोल दिया कि 2B की औकात नहीं रही है। 2B में जो सिस्टम जनरेटेड जो आईटीसी आएगी वो आपकी आईटीसी का पार्ट नहीं है। आप उसमें मैनुअल इंटरवेंशन कर सकते हो, मैनुअली बदलाव कर सकते हो, किसके थ्रू? आईएमएस के थ्रू, और रिकम्प्यूट कर सकते हो जीएसटीआर 2B को। तो 2B में जो ऑटो जनरेटेड जो आईटीसी आ रही है उस वर्ड को जो है गवर्नमेंट ने हटा दिया है। कहने का मतलब यह है कि अब 2B आपके हाथ में है, आईएमएस के थ्रू आपका 2B बनता है। 2B को आप कट ऑफ डेट के बाद रिकम्प्यूट भी कर सकते हो। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो दे चुका हूं, तो वीडियो को जरूर देखते रहा करो, ठीक है। इसके बाद जो एक मेजर चेंजेस आने वाला है वो क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, UIM। मतलब जो अब आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग लाने वाली है ट्रैक एंड ट्रेस को लेके, जहां पे कि आपको भैया अब एक QR कोड और आपको चिपकाना पड़ेगा जिसके थ्रू वो जो है ट्रैक होगा, ट्रेस होगा। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट लाने की सोच रही है, जिसके रिगार्डिंग 55th काउंसिलिंग मीटिंग के अंदर भी गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को रखा था और ये बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। इंट्रोड्यूस UIM फॉर ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। तो ये भी आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। अभी पर्टिकुलरली कुछ ही इंडस्ट्री को अफेक्टेड करेगा, जैसे कि टोबैको, लिकर, फार्मास्यूटिकल एंड लग्जरी गुड्स के कुछ इंडस्ट्री है, वहां पे ये जो है इफेक्ट उसको करने वाला है, ठीक है। तो आई होप अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस करे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
और ये सारे चेंजेस आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एप्लीकेबल होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।